नमस्कार। आज मैं चर्चा कर रहा हूं भारत की भगिनी निवेदिता की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगिनी निवेदिता आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने विवेकानंद जी के इस हिंदुत्व के दिव्य ज्ञान के कारण से भारत की संस्कृति में समरस हो गई और भारतीय जीवन पद्धति को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना दिया और विदेश की संस्कृति में पली बड़ी और इस मोक्ष धरा में दिवंगत हो जाने के लिए लालायित हो गई। वो कहती थी कि मेरे दिवंगत हो जाने पर मेरा दाह संस्कार ऐसे पर्वतीय स्थान पर किया जाए जहां से पवन देवता के प्रवाह में बहकर मेरी भस्म का कण कण चारों ओर बिखर कर इस देश की माटी में सदा सर्वदा के लिए मिल जाए, जिससे कि मैं जगत जननी भारत मां की गोद में पहुंचकर सदा सर्वदा के लिए बैठी रहूं। भारत मां के प्रति उनका यह आदर भाव, उत्कट भावना रखने वाली वो महिला थी एक आयरलैंड की रहने वाली मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनका वास्तविक नाम था। 28 अक्टूबर को जन्मी थी, लेकिन उनकी परिस्थितियां इतनी विकट थी कि बचपन से ही अपने माता पिता को खो चुकी थी। लेकिन अंतिम उनका लक्ष्य जो था वो आध्यात्म की ओर झुकाव स्वाभाविक रूप से बचपन की से ही था। ऐसी महान भगिनी निवेदिता जिन्होंने भारत के हिंदुत्व की चेतना को दुनिया के अंदर प्रसारित किया, प्रचारित किया और परोपकार की एक नई गाथा लिखी। अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात उनका झुकाव हमेशा कोई न कोई छुपी हुई शक्ति के पीछे होता था। उन्होंने अपनी ईसाई संस्कृति का अध्ययन किया, दुनिया की अनेक संस्कृतियों का अध्ययन किया। हालांकि वो यीशु मसीह के बलिदान की प्रेरक थी, लेकिन वो भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी महसूस करती थी। मार्गरेट स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व और भाषण से बहुत प्रभावित हुई थी जब वो विदेश में आए थे। उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने का गौरव उतना अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी जी के विचारों की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से उनका मन बहुत लालायित हो रहा था लेकिन वो बार बार भारत की ओर खींची चली आ रही थी। विवेकानंद जी को भी अनुभव हुआ, उन्होंने भी बहुत बार उनको भारत की इस विपरीत जलवायु का आभास कराया, उनको बहुत सारी चीजें समझाई, लेकिन वो नहीं मानी और भारत की आध्यात्मिकता, भारत की संस्कृति, यह देश की मोक्ष धरा उन्हें इस देश के अंदर खींच लाई। स्वामी जी के हर प्रवचन में उनके प्रश्न तथा किंतु परंतु के साथ तैयार होकर पहुंचती थी। विवेकानंद जी ने भी उनमें छुपी हुई चिंगारी को बहुत बार अनुभव किया था। धीरे धीरे मार्गरेट के सभी संदेहों पर कुहासा छटने लगा। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि भारत की एकमात्र एकात्म वैज्ञानिक सत्य ही वह क्षमता है जो न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से निर्देशित कर सकता है, बल्कि विभिन्नता के बावजूद भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए मानवता को प्रेरित कर सकता है, विश्व बंधुत्व की भावना को अग्रेसित कर सकता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने मार्गरेट के सभी बातों का विश्लेषण किया। अंततोगत्वा उन्हें स्वामी जी ने अपना शिष्य घोषित कर दिया और उन्होंने भी अपने स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया और उनका नाम हुआ भगिनी निवेदिता। निवेदिता अर्थात जो अपना पूर्ण समर्पण करे इस भारत की धरा के लिए, जिनके मन में आध्यात्मिकता के प्रति
पूर्ण समर्पण हो। वो मानती थी कि विवेकानंद जी जिस सच्चाई के लिए, जिस आदर्श के लिए संसार में लोक कल्याण की भावना के लिए आए हुए हैं, मैं उनके लिए उस अभियान में थोड़ा बहुत हाथ बटाऊं। भगिनी निवेदिता के बारे में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि आज तक इस भूमि पर जन्म लिए किसी भी अन्य हिंदू से भगिनी निवेदिता अधिक हिंदू थी। उनके इस समर्पण को ही स्वामी जी ने उनके दीक्षित नाम में अभिव्यक्त किया था। निवेदिता, नवधा भक्ति के अंतिम सोपान, आत्मनिवेदन को दर्शाता पूर्ण समर्पण का नाम ही निवेदिता है। स्वामी विवेकानंद जी के सानिध्य में निवेदिता को वह सीख, दृष्टि और वह एक आध्यात्मिक शक्ति मिल गई थी जिसको लेकर उन्होंने सेवा कार्य में जुट गई और कलकत्ता पहुंचकर अपने काम में वह सदैव तत्पर रही। उन दिनों प्लेग महामारी चल रही थी, अनेकों लोग काल के गाल में समा गए थे। लोग अज्ञात मृत्यु के भय से आतंकित होकर घर बार छोड़कर पलायन कर रहे थे। उस विपरीत परिस्थितियों में भगिनी निवेदिता ने हाथ में फावड़ा लेकर बाग बाजार की उपेक्षित गलियों में साफ सफाई और स्वच्छता का अभियान प्रारंभ कर दिया। उनके सेवा समर्पण को देखकर भारत के अन्य लोग भी आकर्षित हुए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे की ओर बढ़े। भगिनी निवेदिता भारत की स्वतंत्रता की जोरदार समर्थक थी। अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादियों से उनका घनिष्ठ संपर्क था। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विशिष्ट लोग भी उनके आवास पर आकर भावी योजनाओं की चर्चा करते थे। धीरे धीरे निवेदिता का ध्यान भारत की स्वाधीनता की ओर भी गया। सीधे तौर पर उन्होंने कभी किसी राष्ट्रीय आंदोलन में भले ही भाग न लिया हो, पर उन्होंने भारतीय युवाओं को अपने व्याख्यानों, अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित किया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने केवल प्रेरणा व संबल ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर सब प्रकार की सहायता की। उनके स्वयं के विचार सभी को ग्राह्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे बहुत प्रभावित थे। वे सब लोग उनको लोक माता कहकर पुकारते थे। जो भी उनके संपर्क में आया उनके जीवन से आलोकित होता चला गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के साथ लंदन में जो अन्याय हो रहा था, उनके साथ उन्होंने घोर विरोध किया और भारतीय कलाकारों को और स्वदेशी को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को सदैव प्रेरणा देती रही। भगिनी निवेदिता ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें हिंदुत्व की पालना कथाएं, भारतीय जीवन जाल, काली हमारी माता, आक्रामक हिंदुत्व, ये सब कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें प्रत्येक भारतीय युवा को पढ़नी चाहिए। और उनकी और रचनाएं हैं लोक माता निवेदिता, जो बांग्ला में उपलब्ध है, जहां एक ओर वर्तमान की भारत की युवा पीढ़ी भारत की जड़ों से कट रही है, पाश्चात्य संस्कृति से अपने आप को गौरवान्वित कर रही है। वो सोच रही है बस यही है, अपनी सनातन परंपरा को भूल रही है। वहीं भारत के 7 समंदर पार के लोग भारत की संस्कृति पर आकर यहाँ की जीवन पद्धति को आत्मसात कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें भगिनी निवेदिता से सीखना चाहिए, अनेक लोगों से सीखना चाहिए कि भारत की संस्कृति विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ रही है। भारतीय जीवन दर्शन दुनिया का वैज्ञानिक जीवन दर्शन है। यहाँ का अध्यात्म दुनिया का सिरमौर है। विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला है, लोक कल्याण का संदेश देने वाला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देने वाला है। इसलिए भगिनी निवेदिता के आदर्शों पर चलकर आज की युवा पीढ़ी को भी विवेकानंद जी जैसे लोगों के आदर्शों पर चलकर
भारतीय संस्कृति को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हों। भारत की संस्कृति सर्वोच्च है और सबको आत्मसात कर लेने वाली है।